माही जाकर वहीं पर रखे बीन बैग पर बैठ गई और चहकते हुए बोली, वाकई में ये बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पता है, मैंने हमेशा ही ऐसे रूम की कल्पना अपने सपनों में की थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं अपने लिए ऐसा वाला रूम बनाऊंगी। नेहा ने उसके बगल में बैठते हुए कहा, लो, तुम्हारे बड़े होने से पहले ही तुम्हें ऐसा वाला रूम मिल गया। वैसे हम लोगों का रूम अगल बगल ही है, तो हम लोग रात को ढेर सारी मस्ती भी कर सकते हैं। तभी माही की नजर एक तरफ बनी हुई बालकनी की तरफ गई, जहां एक लड़का उसकी तरफ पीट किए किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो कोई और नहीं रणवीर था, पर माही उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। माही ने खड़े होते हुए कहा, उधर किसका रूम है और वो कौन है? नेहा ने माही के किए इशारे की तरफ देखा और फिर माही से कहा, तुम वहां मत देखो, इधर आओ। वही तो है मेरे रणवीर भाई। उन्होंने तुम्हें अपनी तरफ देखते देख लिया तो कहीं गुस्सा ना हो जाए? माही ने कंफ्यूजन से पूछा, क्यों? तो नेहा ने कहा, वो मेरे रणवीर भाई के रूम की ही बालकनी है और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी उनकी प्राइवेसी में दखल दे। पर माही खड़ी होकर थोड़ा सा और बालकनी के पास में गई और देखने लगी कि आखिर ये रणवीर है कौन। पर इससे पहले कि वो रणवीर का फेस देख पाती, तभी नेहा ने माही का हाथ पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींच लिया। दरअसल रणवीर जो किसी से फोन पर बात कर रहा था, उसे किसी की नजरें खुद पर महसूस हुई, इसलिए वो देखने के लिए जैसे ही पलटा, नेहा माही का हाथ पकड़कर नीचे बैठ गई, जिस वजह से रणवीर उसे देख नहीं पाया। किसी को वहां ना पाकर रणवीर वापस अपने रूम में चला गया। वही माही जो नेहा के साथ नीचे बैठी हुई थी, उसने पूछा, क्या हुआ? तुमने ऐसे मुझे क्यों खींचा? नेहा ने उसे चुप रहने का इशारा किया और हल्का सा सिर ऊपर उठाकर देखा कि रणवीर वहां है या चला गया। रणवीर को वहां न पाकर नेहा ने एक चैन की सांस ली, फिर खड़े होकर माही को भी खड़े होने का इशारा किया। माही खड़ी हुई और उसने पहले रणवीर की बालकनी की तरफ देखा और रणवीर को वहां न पाकर फिर उसने वापस नेहा की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम इतना डर क्यों रही थी? नेहा ने बीन बैग पर बैठते कहा, तुम जितना मेरे भाई से दूर रहो तुम्हारे लिए ठीक होगा, क्योंकि वो काफी गुस्सैल है। उनका पता नहीं चलता कि कब वो गुस्से से लाल पीले हो जाए। माही ने कुछ सोचते हुए कहा, कहीं उन्हें किसी गुस्से वाले कीड़े ने तो नहीं काटा है जो उन्हें बार बार गुस्सा आता है? नेहा ने कंफ्यूजन से पूछा, गुस्से वाला कीड़ा? ऐसा भी कोई कीड़ा होता है क्या? माही ने कहा, होता है, क्यों नहीं होता है। जैसे खुशी का कीड़ा होता है, ऐसे ही गुस्से वाला कीड़ा भी होता है, और इसका तो इलाज भी होता है। ये सुनकर नेहा ने एक्साइटमेंट से कहा, सच्ची? इसका इलाज होता है? क्या तुम ये इलाज रणवीर भाई का कर सकती हो? माही ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बिल्कुल, मैं उनका इतने अच्छे से इलाज करूंगी कि उनका गुस्सा यूं चुटकी में खत्म हो जाएगा। माही ने चुटकी बजाते हुए कहा तो नेहा ने कुछ सोचकर कहा, वैसे क्या करना होता है इसके इलाज के लिए? माही ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा जैसा मैं कहूंगी वैसा वैसा करेंगे, और फिर देखना तुम्हारे रणवीर भाई का गुस्सा कोसों दूर भाग जाएगा। अब जल्दी चलो, बातें मत करो, मुझे भूख लगी है। कहकर माही नेहा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले गई। फैमिली के सभी लोग इस पर डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। नेहा और माही जाकर जल्दी से अपनी अपनी चेयर पर बैठ गई। सुगंधा ने मेड से उन दोनों की प्लेट में नाश्ता सर्व करने के लिए कहा। मेड के नाश्ता सर्व करते ही माही और नेहा जल्दी जल्दी नाश्ते को लगभग ठूंसने लगी। उन्हें पता नहीं किस चीज की जल्दी थी। तभी दादी ने कहा, बेटा आराम से खाओ, गले में अटक जाएगा नहीं तो। माही, जिसने मुंह में ढेर सारा नाश्ता भर लिया था, वो अजीब तरीके से बोली, दादी, नेहा और मैं दोनों ना अभी मूवी देखने वाले हैं, इसलिए हमें जल्दी से नाश्ता फिनिश। अभी माही आगे कुछ कहती, तभी उसकी नजर अपने ही सामने वाली चेयर पर बैठे हुए रणवीर पर गई, जो नाश्ता करते हुए उसे ही बुरी तरह से घूर रहा था। रणवीर को अपने सामने देखकर माही की अधूरी बात उसके मुंह में ही रह गई। माही मुंह में ढेर सारा नाश्ता भरे हुए बहुत ही फनी लग रही थी, पर उसका ध्यान तो रणवीर की उन घूरती हुई नजरों पर जाकर ही ठहर गया। माही ने जैसे तैसे खाने को निगला और फिर धीरे से नेहा से कहा, नेहा, ये मॉन्स्टर तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? नेहा,
जो अपना नाश्ता करने में बिजी थी, उसने पहले माही की तरफ देखा और फिर सामने की तरफ। रणवीर को माही को तरफ से घूरते हुए देखकर निया को तेज खांसी आई, तो सुगंधा जी ने पानी का ग्लास निया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, निया, कितनी बार कहा है, आराम से नाश्ता किया करो। निया ने पानी पीकर जैसे तैसे खुद को रिलैक्स किया और फिर धीरे से माही से कहा, माही, क्या ये वही है जिसे कल तुमने धमकी दी थी? तो माही ने भी धीरे से ही जवाब दिया, हाँ निया, पर ये तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? निया ने बेचारी सी शक्ल बनाते हुए कहा, माही, यही तो है मेरे रणवीर भाई, और तुमने इन्हें ही धमकी दे दी। अब तो तुम पक्का गई। निया की बात सुनकर माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो अब डरी हुई नजरों से रणवीर को देख रही थी। रणवीर माही को ऐसे देख रहा था जैसे नाश्ता करने के बाद वो उसे ही खाने वाला है। माही ने जल्दी से अपना सिर नाश्ते की प्लेट पर झुका लिया और चुपचाप धीरे धीरे नाश्ता करने लगे। पूरे वक्त माही को रणवीर की नजरें खुद पर ही महसूस हो रही थीं। वो तो जल्द से जल्द नाश्ता खत्म करके वहां से भाग जाना चाहती थी। तभी अधिराज जी की आवाज उन सभी के कानों में आई, रणवीर, नाश्ता करने के बाद मुझे मेरे रूम में आकर मिलो। रणवीर, जिसका ध्यान माही की तरफ था, उसने दादाजी की तरफ देखा और पूछा, क्यों दादाजी, कुछ काम है क्या? अधिराज जी ने अपने सख्त लहजे में कहा, तुम भी जानते हो कि मुझे तुमसे क्या काम है। अब जल्दी से नाश्ता खत्म करो और मेरे रूम में आकर मुझे मिलो, कहकर अधिराज जी अपनी चेयर से खड़े हुए और अपने रूम की तरफ बढ़ गए। सुगंधा जी ने दादी से कहा, माँ जी, पिताजी बहुत खराब मूड में लग रहे हैं, कहीं वो रणवीर को ज्यादा डांटेंगे तो नहीं? दादी ने सुगंधा जी से कहा, सुगंधा, तुम जानती हो ना, इन दादा और पोते के बीच में हम भी नहीं बोल सकते हैं। वैसे मैंने इन्हें समझा दिया था कि ये रणवीर से ज्यादा सख्ती से पेश ना आए, लेकिन तुम तो अपने ससुर जी को जानती हो ना कि उनका स्वभाव कैसा है। सुगंधा जी ने अब आगे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपना खाना खाने लगी। कुछ देर बाद रणवीर अपनी चेयर से खड़ा हुआ और एक नजर माही को देखने के बाद वो दादाजी के रूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर के वहां से जाते ही माही की सांस में तो जैसे सांस आई। इतनी देर से वो सिर्फ नाश्ता करने की एक्टिंग ही कर रही थी। दरअसल रणवीर के ऐसे घूरने से माही के हलक से निवाला भी नीचे नहीं जा रहा था। रणवीर के जाते ही माही ने एक लंबी सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया और कहा, गया मॉन्स्टर, अब मैं अच्छे से नाश्ता कर सकती हूँ। पता नहीं तब से ऐसे देखे ही जा रहे थे। सोचकर माही एक बार फिर से पहले की तरह नाश्ते को ठूसने में बिजी हो गई। वहीं दादाजी के रूम में अधिराज जी पूरे एंग्री मोड में सोफे पर बैठे हुए रणवीर को देख रहे थे, पर रणवीर पूरी तरह से लापरवाह अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा था। रणवीर के बैठने का स्टाइल बिल्कुल किसी किंग की तरह था। एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए, एक हाथ अपनी आर्म रेस्ट पर रखे हुए और दूसरे हाथ में फोन को पकड़े हुए, जैसे उसे अधिराज जी के ऐसे घूरने से कोई फर्क न पड़ रहा हो। अधिराज जी ने अपना गला साफ करते हुए कहा, कल रात कहाँ थे रणवीर? रणवीर ने एक नजर दादाजी की तरफ देखा और वापस अपने फोन में देखते हुए कहा, क्यों, ये क्यों पूछ रहे हैं आप? तो इस बार अधिराज जी ने सख्ती से कहा, तुम्हारा दादा हूं मैं और तुमसे सवाल जवाब करने का हक रखता हूं। अब चुपचाप बताओ, कल देर रात तक कहां थे? रणवीर ने अपने फोन से नजर हटाते हुए कहा, कल मेरे दोस्त ने एक पार्टी दी थी, बस वही अटेंड करने के लिए गया था। अधिराज जी ने पूछा, कौन सा दोस्त था तुम्हारा? मुझे बताओ। रणवीर ने इस बार चिढ़ते हुए कहा, आपको मैं अपने हर दोस्त के बारे में बताऊंगा क्या दादाजी? जब कह दिया ना कि मेरे दोस्त की पार्टी थी और मैं वही गया था, तो आपको हर बार अपनी सीआईडी गिरी करना जरूरी है? रणवीर की बात सुनकर अधिराज जी ने तेज आवाज में कहा, बात करने की तमीज भूल गए हो क्या रणवीर? रणवीर ने भी उसी लहजे में कहा, तो आप भी तो इस तरह से मुझे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं 5 साल का बच्चा हूं। दादाजी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम मेरे लिए अभी बच्चे ही हो और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना ही होगा। तो रणवीर ने भी खड़े होकर कहा, मुझे किस बात का जवाब देना है और किस बात का जवाब नहीं देना है ये मैं तय करूंगा, कोई और नहीं, यहां तक कि आप भी नहीं।
अधिराज जी अच्छे से जानते थे कि रणवीर का स्वभाव ऐसा ही है। वो हमेशा अपने मन की ही करता है, इसीलिए उन्हें रणवीर पर गुस्सा तो बहुत आया। पर निर्मला जी ने पहले ही दादाजी से कह दिया था कि वो रणवीर से ज्यादा सख्त रवैया न अपनाए। इसीलिए दादाजी ने खुद को शांत करते हुए कहा, रणवीर, मैं जो भी कहता हूं या जो भी करता हूं तुम्हारे भले के लिए करता हूं, और मुझसे तो झूठ बोलना मत कि तुम अपने दोस्त की पार्टी में गए थे। तुम अपने किसी दोस्त की पार्टी में नहीं गए थे, और जो तुम ये चोरी छुपे कर रहे हो ना, वो सही नहीं कर रहे हो। रणवीर, जो रूम से बाहर जाने ही वाला था, उसने पलटकर दादाजी की तरफ देखा तो दादाजी खड़े होकर रणवीर के पास आए और अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी किसी भी एक्टिविटी पर मेरी नजर नहीं है? तुम भी वही कर रहे हो जो तुम्हारे बाप ने किया था। मैं पहले ही अपने बेटा और बहू को खो चुका हूँ। अब उनकी आखिरी निशानी को लेकर मैं किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता हूँ। इसीलिए जहाँ अपने कदम बढ़ा रहे हो ना, उन्हें वापस ले लो, वरना तुम भी जानते हो कि तुम्हें रोकना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। कहकर अधिराज जी रूम से बाहर निकल गए। दादाजी के जाते ही रणवीर की आंखों के भाव एकदम से चेंज हुए। उसने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता दादाजी, क्योंकि मेरा मकसद मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हुए रणवीर के होंठ पर एक रहस्यमयी स्माइल आ गई। रणवीर अधिराज जी के रूम से बाहर आया और वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सामने की तरफ देख उसकी कदम रुक गए। वो एक शैतानी स्माइल के साथ सामने की तरफ देख रहा था। माही, रणवीर की नजरों से अनजान, अपने हाथ में पॉपकॉर्न का बाउल पकड़े हुए सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। तभी रणवीर ने अपनी रूढ़ आवाज में कहा, वहीं रुक जाओ। माही, जो अपनी धुन में आगे बढ़ रही थी, अचानक से उसके कदम इस आवाज को सुनकर रुक गए। उसने अपनी आंखें बड़ी कर उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी, और जब उसकी नजर रणवीर की नजरों से मिली तो जल्दी से उसने वापस सामने की तरफ देखा और जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। माही को अपनी बात ना मानते देख रणवीर की भौहें सख्त हो गईं। उसने अपने कदम माही की तरफ बढ़ा दिए। वहीं माही को तो यहाँ से भागने की जल्दी पड़ी हुई थी। वो मन ही मन बोली, भाग माही, शैतान पीछे पड़ गया, अब ये तुझे छोड़ेगा नहीं। आखिर माही क्या इलाज करने वाली है रणवीर के गुस्से का? और रणवीर ने क्यों रोका था माही को? क्या वह उसे कोई पनिशमेंट देने वाला है या फिर बात कुछ और है? जानने के लिए पढ़ते रहिए टॉक्सिक लव 2 सिर्फ पॉकेट FM पर।